देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देश की सच्चाई में आज हम आए हुए हैं आदर्श विद्यालय अम्बेडकर मदनगीर के अंदर सेक्टर 5 में। सेक्टर 5 के अंदर वैसे तो इनके तारुफ की ज़रूरत नहीं, इनको जानने के लिए, इनको पहचानने के लिए ये किसी तारीफ़ की मोहताज भी नहीं है। ये बहुत फेमस और समाज सेवी परिवार से हैं। इनके पिताजी जो हैं वाटर एंड सीवर्स के चेयरमैन रहे हैं, माननीय श्री रामजी लाल जी, जिनकी आप देख रहे होंगे, वो उनकी फ़ोटो रखी हुई उनके साथ में ही है। और उन्होंने जो इस क्षेत्र के अंदर जो विकास किया था वो भूले नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पद पर माननीय दिनेश कुमारी जी जो इस स्कूल की चेयरमैन है, वो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करती रहती हैं और हर साल में 2 बार तकरीबन वो गरीब कन्याओं की शादी कराती हैं और लाडली फाउंडेशन की वो वाइस चेयरमैन भी हैं। तो मैं आपका देश की सच्चाई में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं दिनेश कुमारी, पर्सन गांधी हरिजन सेवक समाज सोसाइटी प्लस अम्बेडकर स्कूल के प्रिंसिपल और पॉलिटिकल असेंबली कन्वीनर कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद दिनेश कुमारी जी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने आया हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो देश के हालात हैं, आप भली भांति परिचित हैं उससे, जो देश के हालात चल रहे हैं और आपने और इस देश ने जो मोदी को बागडोर दी है देश की, आज देश कहाँ था और कहाँ चला गया है। और ये भी जानना चाहता हूँ कि आज जो देश के गरीब मजदूरों की जो हालत है वो क्या हो गई है, उसके बारे में आपसे विस्तृत जानकारी ली जाएगी। और दूसरा, जो देश के शासक हैं, मोदी हैं, अमित शाह हैं, और जो सोशल वर्कर भी हैं जैसे रामदेव जी हैं, योगी हैं, इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और देश की जो दिल्ली राजधानी है उसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज आपके इस बारे में क्या विचार हैं। साथियों, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम देश के हालात क्या हैं। पूरे संसार में कोरोना महामारी आई, कहाँ से आई इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। कोई कहता है चाइना से आई, हथियार बनाया गया, दैट जो भी हुआ हमारे इंडिया में भी आई और हालात इतने ख़राब हुए कि संभालना मुश्किल हो गया। आज मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 5.5 लाख आदमी बताया जा रहा है कि कोरोना से पीड़ित हो गया। दूसरा, अचानक लॉकबंदी करने के चक्कर में, लॉकडाउन करने के चक्कर में जो गरीब आदमी था वो ज़रूरत से ज़्यादा पिस गया। कैसे पिसा? एक तो काम धंधा चौपट हो गया, ऊपर घर में रहने के लिए कह दिया गया, तो वो खाए क्या। दिल्ली सरकार ने मुहिम छेड़ी, लोगों को राशन बांटा जाए, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, अच्छे सोसाइटी के लोगों में, पॉश एरिया में राशन बटा तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बटे, लेकिन दक्षिण पूर्वी स्लम एरिया जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर लोगों को जो राशन आया बट गया, बिल्कुल घटिया किस्म का राशन आया। दूसरा, उन्हीं के रिश्तेदारों ने, जो यहाँ के मनोनीत पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने घरों में ही उस राशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया बजाय लोगों को बांटने की। सरकार का हाल 2-3 महीने में ये हुआ कि लोग भूखे मरने की नौबत आ गई, अपने स्थानों को छोड़कर गांव जाना पड़ा। उसके लिए मुझे बड़ा शर्मिंदगी का शब्द है ये भारत के लिए कि क्या हमारी 2-3 महीने में सरकार के हालात ये हो गए कि लोग इस तरीके से तराही करके भाग गए। फिर उनके साथ अव्यवस्था देखिए, ना किसी ट्रेन का, ना किसी बस की व्यवस्था है। लोग पैदल ही 1500 किलोमीटर चलकर पैदल गांव पहुंचे हैं अपना, कि हम मरेंगे तो कम से कम अपने गांव में ही मरेंगे। दूसरी बात आती है कि दिल्ली सरकार ने एक जिम्मा उठाया था सब कुछ फ्री देने का, और आज भी स्टेटमेंट मैं सुन रही थी कि बसें फ्री होंगी, बिजली भी फ्री होगी, पानी भी फ्री होगा, कम रेट पर आएगा। एक तरफ तो रोना रो रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और दूसरा कह रहे हैं कि हम सब फ्री करेंगे।
कैसे पॉसिबल है ये? एक और दिमाग में क्वेश्चन उठा, 70 साल मोदी साहब या केंद्र सरकार के जो भी लोग हैं अक्सर बोलते हैं 70 साल में पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या करना चाहिए था। तो साहब हम आपसे पूछते हैं, हमने बागडोर आपको दी, आप क्या कर रहे हैं? आपने किसी नई योजना का अभी तक मेरे ख्याल में तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं। आप तो सिर्फ जितने भी पूंजीपति लोग हैं, मनोवादी लोग हैं, उनका आप साथ दे रहे हैं, उन्हीं को ही ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पर हमारे लोग नहीं मरे, लेकिन वहाँ के लोग जो बताते हैं वो कहते हैं कि चाइना बॉर्डर पर हमारे भारतीयों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है और वो दिन पर दिन हमारी ज़मीन को कब्ज़ा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। पहले लद्दाख, अब नेपाल और गलवान तो है ही है, अरुणाचल प्रदेश तक आने की उनकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे देश में तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉर्डर पर सैनिक रो रहा है और खेतों में किसान रो रहा है। किसान कैसे रो रहा है? क्योंकि अभी अभी अपने घरों को लोग गए थे और वहाँ पर इन्होंने कहा कि हम उनको रोज़ी रोटी देंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम जिनसे उनके ट्रैक्टर चलते हैं, जो खेतों में पानी देते हैं, वो इतने महंगे हो गए हैं, वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? मैं इस बीच में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। मोदी जी ने तो 20 लाख करोड़ का और अमित शाह ने 11 लाख करोड़ का किसानों के लिए, गरीब आदमियों के लिए पैकेज अनाउंस किया था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पैकेज अनाउंसमेंट में ही है, हकीकत में कुछ नहीं। पीछे भी एक स्टेटमेंट आई थी 20 लाख करोड़ का पैकेज जो गरीब जनता के लिए उन्होंने किया है, लेकिन वो है कहाँ? मुझे तो समझ नहीं आता किसी गरीब को कुछ आया है। अभी एक स्टेटमेंट दी जा रही थी 500 रुपये मेरे खाते में आए हैं, तो उसने बड़े हंसते हुए जवाब दिया था, साहब मैंने बीज भी खरीद लिया, मैंने खेती में पानी भी लगा दिया, गैस का सिलेंडर भी ले आया और अब मेरे पास 200 रुपये बचे भी हैं। तो जब इस तरह की बातें इंसान के खुद ब खुद मजाकिया स्टाइल में आ रही हैं, तो केंद्र सरकार या मोदी सरकार कभी सोचने पर मजबूर नहीं कि मेरे देश के हालात कहाँ से कहाँ हो गए। हमेशा कांग्रेस को कोसते हैं, हमेशा ही एक उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम, कैबिनेट के लोगों का नाम ले लिया जाता है, जैसे कि कमलनाथ है, चिदम्बरम है, पीछे मनमोहन सिंह जी का भी नाम दिया गया था। भाई हम तो ये पूछते हैं, उन्होंने जो 70 साल में किया वो किया, लेकिन उनकी कमियों को दूर करने के लिए आपने इस देश के लिए क्या किया? ये मेरा उनसे क्वेश्चन है। दूसरा, सभी बैंकों की एक वो आई है, अभी लॉकडाउन के चक्कर में कितने लोगों ने पहले लोन ले रखा था बैंक से, अब वो उस बैंक के लोन को उतारने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए उन जैसे लोगों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या उनके लिए कोई बेनिफिट्स हैं? पीछे इन्होंने कहा कि बैंकों से कर्जा ले सकते हैं लोग, लेकिन किसी को कर्जा नहीं मिल रहा। और मैं तो समझती हूँ कर्जा दे रहे हैं तो आप 50% उनका माफ़ करें, ताकि 50% की किस्तें वो 6 महीने बाद आपको वापस कर सकें और अपना कारोबार चला सकें। मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। अभी कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी पर देश के नाम संदेश भेजा था, किया था, और उसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में नवंबर तक के लिए राशन दिए जाने की बात की थी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझती हूँ राशन की बजाय लोगों को अगर कैश दिया जाए, उनके खाते में डाला जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। वो 10 चीज़ें अपनी एक जगह से रोककर दूसरी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप गेहूँ और चावल देने की बात कर रहे हैं, वही होगा। बिल्कुल घटिया किस्म के राशन लोगों तक पहुँचता है, वो भी कहीं पहुँचता है और कहीं नहीं पहुँचता है। मैं समझती हूँ हर एक के खाते में 8-10 हज़ार रुपये डाले जाएं, ताकि लोगों को उससे कुछ सुकून मिल सके। अभी लोग बाग पैदल चल के गए, लोग बाग मरे भी हैं, कुछ औरतें प्लेटफार्म पे मर गई हैं, कुछ लोग हैं, कुछ जो औरतें हैं गर्भवती थीं जो स्टेशन पे ही बच्चा पैदा किया उन्होंने, और कोई मर गई है तो उसका बच्चा जो उसका दूध पी रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये सही हुआ या कुछ सरकार को करना चाहिए था, या क्या हुआ, या कुछ किया भी या नहीं? मेरे विचार में ये बहुत गलत हुआ। किन परिस्थितियों में लोग अपने घर को छोड़कर भागे? क्योंकि किराया देने की क्षमता नहीं थी और खाने के लिए भी उनके पास राशन नहीं था।
बार बार ये कह दिया जाता है हमने राशन बंटवाया, लेकिन राशन नहीं मिला लोगों को। दूसरा, जो पुलिस वालों का अत्याचार लोगों पर हुआ, बार बार उनको गेट पर रोका गया। आपको पिछले अक्टूबर नवंबर से पता था कि ये रोग हमारे देश में आने वाला है, तो आपने पहले से ही व्यवस्था क्यों करके नहीं रखी? आप फटाफट जब सराय काले खां पर मजदूर लोग इकट्ठा हुए थे, तब ये मुहिम शुरू हुई थी। आपने क्यों ना 15 दिन और बढ़ाकर लोगों को अपने घर बार भिजवा दिया होगा, तो शायद लोगों की स्थिति ये ना होती जो हुई। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे लिए मकान बनाए, अस्पताल बनाए, हमारे लिए होटल्स बनाए, और हम आज उनमें एसी में बैठकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की दुर्गति देखिए जिन्होंने हमें बना कर दिया। आज वो बेचारे सड़कों पर पैदल धूप में, चिलचिलाती धूप में अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। कुछ मर गए और कुछ पहुंच गए। इस पाप का श्रेय मोदी जी आपकी झोली में आएगा, क्योंकि राजा ही प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। एक प्रश्न और है कि कल जो राष्ट्र के नाम संबोधन मोदी जी ने किया था, उसमें उन्होंने 5 जुलाई से नवंबर तक के सारे त्योहारों का नाम गिनाया। ऐसे त्योहारों का भी नाम गिनाया जो भारत में कहीं कहीं कुछ लाख लोग मात्र मनाते हैं, जैसे बिहू वगैरह। लेकिन 20 करोड़ की आबादी रखने वाले माइनॉरिटी का 2 त्यौहार इसी जुलाई और अगस्त में है, एक बकरीद और मुहर्रम, उसका नाम तक नहीं लिया। इस पर क्या आप कहेंगे, क्या मंशा थी? देखिए, ये सरकार हमेशा से हिंदूवाद, मनुवाद, उन्हीं के पच्चिनों पर चल रही है, जबकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि ये देश अनेकता में एकता का उदाहरण है। हमें सभी धर्मों के लोगों का, सभी जातियों के लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार में लोग बैठे हैं, उन्होंने हिंदू और मुसलमान का एक ऐसी लकीर खींच दी है जो कि भरने के लिए दोबारा से हमें फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी जो सन 47 में हुई थी। उसी लाइन को बरकरार करने के लिए अभी जो कल परसों इन्होंने विशेष बातें बोली हैं, राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसमें कहीं पर भी मुसलमान भाइयों के त्यौहार का एक भी नाम नहीं लिया, जबकि 8-10 त्यौहार या 10-20 त्यौहार हिंदुओं के लिए गए हैं। क्यों? इस देश में क्या हिंदू ही रहते हैं? बाकी धर्म जाति के लोग, संप्रदाय के लोग नहीं रहते? आरक्षण की बात आती है, हमारे आरक्षण का मामला पहले भी उठता रहेगा। क्यों बहुजन लोगों के साथ में, हमारे साथ में ऐसा है कि हमारे सरकारी नौकरी में भी लोग नहीं आ पाएंगे, प्राइवेट लोगों को जो भी ये दिया जाएगा, मुनाफा दिया जाएगा, वो सब पूंजीपतियों के हाथों में जाएगा। तो क्या दोबारा से जमींदारी प्रथा शुरू करने का आपका विचार नहीं आ गया कि वही ज़मींदार लोग हम पर राज करेंगे और गरीब तबका ना तो पढ़ पाएगा और ना ही कुछ बन पाएगा? अभी जैसा कि आपने सुना, BR अम्बेडकर आदर्श विद्यालय की चेयरमैन दिनेश कुमारी जी से बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि इन्होंने विचार रखे हैं, आगे भी ये विचार रखेंगे। देश के प्रति इनका बहुत सहयोग भी रहा है, समाज के प्रति रहा है, और इस क्षेत्र में बहुत जानी मानी हस्ती भी हैं। और ये लाडली फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन होते हुए ये आम जनता के लिए भी बहुत सहयोग करती हैं। तो अभी आप लोगों ने इनका बेबाकी से विचार सुने, इसके लिए हम इनके धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।